हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बिहार राज्य के सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है, जो कि है बायोमॉलिक्यूल। बॉटनी के अंदर है ये आपका, ये क्लास सेकेंड है और पर्टिकुलर हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था बच्चों। और आज हम लोग यहाँ पर बॉटनी के अंदर बिहार सेकेंड सेमेस्टर जो आपका यानी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए एक टॉपिक यहाँ पर रखा गया है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें कि अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स आपको कवर करने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका कि बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। और ये क्लासेस हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं बच्चों, आरंभ बैच के नाम से। जो बच्चे आरंभ बैच में जुड़ना चाहते हैं, सेकेंड सेमेस्टर की क्लास करना चाहते हैं, तो आसानी से जुड़ सकते हैं बच्चों, जिसमें कि आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है। जूलॉजी ऑनर्स के बच्चे हैं आप, ठीक है, तो बॉटनी का एक एसेसरी पेपर रहता है, तो वहां पर भी बॉटनी पढ़ाया जाएगा और जूलॉजी के भी आपके सारे जो पेपर्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। अगर आप बॉटनी ऑनर्स से हैं तो बॉटनी ऑनर्स के सारे पेपर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर चलिए देख लेते हैं पर्टिकुलर आज का टॉपिक। देखिए, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बायोमॉलिक्यूल्स है क्या एक्चुअल में। देखिए, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें लिविंग थिंग्स के अंदर यानी लिविंग्स के अंदर, सजीवों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जानेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर नाम समझ लेते हैं, बायो एंड मॉलिक्यूल दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का मतलब हो गया लिविंग या सजीव या जैव कह सकते हैं, जैविक, ठीक है। और मॉलिक्यूल का मतलब अणु, इसको हम लोग जैव अणु के नाम से भी जानते हैं। यानी ऐसे अणु, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें सजीवों के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं या उनसे प्राप्त होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे बच्चों, ठीक है। और एक खास बात क्या है, मेरे एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि ऑल कार्बन कंपाउंड्स जिन्हें हम लिविंग टिश्यूज से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर आप एक लिविंग थिंग्स देखेंगे, सेल देखेंगे, टिश्यू देखेंगे, उसके अंदर जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, ओके। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चों। तो यहां पर मैंने एक बात लिखी है, सेलुलर पूल यानी कोशिकीय पूल। अगर आप एक सेल के अंदर देखें, अगर आप एक सेल के अंदर देखें तो आपको सेल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स दिखाई देंगे, ठीक है, जिसमें से कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कुछ आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे बच्चों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने एक बात लिखी है, लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड सेलर को आप क्या कहेंगे? सेलुलर पूल कहेंगे, ठीक है। दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड पाए जा रहे हैं, उसको आप टोटली क्या कहेंगे? सेलुलर पूल कहेंगे, ठीक है। तो सेलुलर पूल का मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। एक तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शेप एंड सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड सॉल्युबिलिटी। यानी शेप एंड सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं आपके, ठीक है। तो हम इन दोनों टाइप्स को बारी बारी से देख लेते हैं। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ना चाह रहे हैं, आरंभ बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। इस एप्लीकेशन के ऊपर ये जो बैच लॉन्च किया गया है, इसकी खास बात क्या है ये भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर टोटली यूनिट वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो उसकी सभी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको मिलेंगी और उसी के साथ साथ इंग्लिश नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में भी नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका टॉपिक एक्स्ट्रा कुछ अगर आया है आपके सिलेबस में और अगर आप डिमांड करते हैं हमारी टीम से,
तो वो टॉपिक आपको 72 घंटे में प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, हमारी टीम का है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। और एक खास बात क्या है हमारे इस कोर्स की, अगर आप हमारे इस बैच के अंदर जुड़ते हैं तो आपकी पूरी फुल्ली प्रिपरेशन कराई जाएगी, यानी आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग, यानी एक एग्जाम बूस्टर सीरीज यहाँ पर चलाएंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी अगर आप इस कोर्स के अंदर आरंभ बैच के अंदर ज्वाइन करते हैं। दूसरी खास बात यह है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पर पूरा पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ एक आपको ऑफर और मिल रहा है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा इस समय ये ऑफर आपके लिए है, ठीक है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, किसके अकॉर्डिंग बच्चों? शेप एंड सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी घुलनशीलता एवं आकृति के आधार पर ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। एक का नाम है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मैंने दो शाखाओं में इसको बांट रखा है बच्चों, एक को कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक को कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है सर। माइक्रोमॉलिक्यूल्स का मीन क्या है? सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म अणु, ओके। और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनको बोलते हैं बृहद अणु, बृहद अणु, यानी ऐसे अणु जो कि साइज में कैसे होंगे? बड़े होंगे, याद रखिए, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन से सर मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पर मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनको अभी देख लेते हैं। पहले हम लोग माइक्रोमॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे साइज में होंगे, छोटी आकृति के होंगे, ठीक है। इनकी आकृति कैसी होगी? छोटी होगी, छोटे आकार के होंगे, याद रखिए, ठीक है। उसी के साथ साथ इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बहुत कम होगा, तो कहेंगे कम अणुभार वाले, कम अणुभार वाले होते हैं, कम मॉलिक्यूलर वेट पाया जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें माइक्रोमॉलिक्यूल की, तो माइक्रोमॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही आपकी कैसी होती है? पर्टिकुलर, ये जो आपकी जो स्ट्रक्चर है सिंपल टाइप की होती है, पर्टिकुलर किसमें? माइक्रोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है, यानी ये सरल प्रकार के होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी, क्योंकि छोटे हैं तो किसी चीज में अगर घुलना चाहेंगे आप तो ये घुल भी सकते हैं आसानी से। तो यहां पर उच्च विलेयता या उच्च घुलनशीलता इसके अंदर देखी गई है, उच्च विलेय है, ये विलेयता इसमें पाई गई है, यानी ये जल्दी से जल्दी घुल जाएंगे, ये इतने छोटे होते हैं बच्चों, ठीक है। और ये किस किस फॉर्म में हो सकता है? ये गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है बच्चों, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई होगी माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर हम देखें इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब इनमें कार्बन की क्वांटिटी पाई भी जाएगी और कार्बन की क्वांटिटी नहीं भी पाई जाएगी, याद रखिए। तो ऑर्गेनिक का मतलब है कि जिनमें कार्बन की क्वांटिटी होगी, और इनऑर्गेनिक का मतलब जिनमें कार्बन की क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। और एक खास बात क्या है कि जो आपके जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, अगर सेल अगर आपकी है तो सेल इन माइक्रोमॉलिक्यूल्स को ही पास कर सकती है एक सेल से दूसरी सेल में, या एक सेल से बाहर की ओर कह सकते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना बच्चों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इन मॉलिक्यूल्स को पास किया जा सकता है। मैंने एक पॉइंट लिखा है, कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको पास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इतने बहुत छोटे होते हैं, याद रखिए, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर आता है, मिनरल्स आता है, अमाइनो एसिड्स आते हैं, शुगर आता है, और आपका लिपिड आता है, फैटी एसिड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। फैटी एसिड आप लिख दीजिए यहां पर, फैटी एसिड्स, और उसी के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड। ये आपके क्या है? माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं एक सेल से दूसरी सेल में जा सकते हैं, या एक सेल से बाहर की तरफ जा सकते हैं, या बाहर से कोई भी अगर मॉलिक्यूल अंदर आना चाह रहा है तो अंदर भी आ सकते हैं सेल के अंदर। तो यानी कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी इतने ये छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इनको पास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी? माइक्रोमॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं? ये भाई साइज में बड़े होंगे। कैसे होंगे? ये साइज में बड़े होंगे,
बड़े आकार के होंगे। कैसे होंगे बच्चों? बड़े आकार के होंगे। ओके, अच्छा, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है भाई बड़े हैं तो मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार भी ज्यादा होगा, तो लिखेंगे अधिक अणुभार वाले होंगे, याद रखिए। यानी ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे? इनका जो अणुभार होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें सॉल्युबिलिटी कम पाई जाएगी। भाई ये छोटे हैं तो जल्दी से घुल सकते हैं, ये नहीं घुलेंगे जल्दी, तो यहां पर कहेंगे कम विलेय होंगे, यानी ये जल्दी से नहीं घुलेंगे क्योंकि बड़े बड़े हैं ना, इसीलिए। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, जटिल प्रकार के होते हैं। ओके, कैसे होंगे? जटिल प्रकार के होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई। अब ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, यही माइक्रोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। पॉलीमराइजेशन, जिसको बहुलीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? बहुलीकरण। इस बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा क्या होगा कि जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल के नाम से जान रहे हैं। लिखा है मैंने, दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। और इसमें देखिए कंडेंसेशन की प्रोसेस जो होती है इन्वॉल्व होती है, संघनन की प्रक्रिया यहां पर शामिल होती है, जिसमें कि जल की हानि होती है, वाटर का लॉस होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो आपके बड़ी संख्या में जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद क्या करेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। और एक खास बात क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं, याद रखिए। सेल मेम्ब्रेन यानी ये इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं किए जा सकते हैं। तो मैंने लिखा है कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होंगे। और इसमें कौन कौन से अणु आएंगे? पॉलीसैकेराइड आएगा, प्रोटीन आएगा, न्यूक्लिक एसिड आएगा बच्चों, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स किसके बने होते हैं? शुगर्स के बने होते हैं। शुगर क्या है आपका? माइक्रोमॉलिक्यूल है, यानी शुगर में कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई होगी तभी पॉलीसैकेराइड बना होगा। ऐसे प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड्स होती है। तो अमाइनो एसिड्स क्या है? माइक्रोमॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड्स में क्या होगा? कंडेंसेशन हुआ होगा, वाटर का लॉस हुआ होगा, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया होगा। उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका? माइक्रोमॉलिक्यूल है, इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई होगी, जैसे कि क्या बना होगा? न्यूक्लिक एसिड बना होगा। एक बार डायग्राम देखेंगे थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो हमने कहा कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इन्हीं के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? इन्हीं के अंदर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा क्या होगा बच्चों? ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन सी प्रोसेस होगी? पॉलीमराइजेशन, जिसमें कि कंडेंसेशन शामिल होता है। कंडेंसेशन के थ्रू क्या होता है? वाटर का भी लॉस होता है, यहां पर वाटर भी लॉस होता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया कहलाती है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होती है, पॉलीमराइजेशन, ओके। तो इस प्रक्रिया के द्वारा माइक्रोमॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होंगे, ठीक है। कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, वाटर लॉस होगा, जिससे कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनेंगे। जैसे कि अमाइनो एसिड्स है, माइक्रोमॉलिक्यूल है, कंडेंसेशन से प्रोटीन मॉलिक्यूल बना। प्रोटीन कैसा मॉलिक्यूल है? मैक्रोमॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से फैटी एसिड, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, लिपिड्स बने। उसी तरीके से शुगर आपकी है, शुगर से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना। कौन से? पॉलीसैकेराइड स्पेशली। न्यूक्लियोबेसेस से न्यूक्लियोटाइड्स बने होंगे, और न्यूक्लियोटाइड से क्या बने हैं? डीएनए बने हैं, याद रखिए। तो यानी कहने का मतलब यह है कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स में कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, दैट मीन पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे कि क्या होता है? मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ओके। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके माइक्रोमॉलिक्यूल हो गए, ये आपके माइक्रोमॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए आप लोगों के लिए। ये इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपको पता चले कि मॉलिक्यूल्स कैसे हैं आपके, ठीक है। हाँ,
फिर इसको हम बारी बारी से आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक पॉइंट आता है कि सर हम कैसे किसी भी लिविंग टिश्यू से पर्टिकुलर माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल को कैसे हम पहचानेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया है, प्रैक्टिकल किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है इसको जानने के लिए। मैंने लिखा है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, यानी बायोमॉलिक्यूल्स का हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखेंगे एक लिविंग टिश्यू में। ठीक है, कि लिविंग टिश्यू के अंदर किस किस तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रो कहां पर होते हैं, मैक्रो कहां पर होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सभी बातें तो हम लोग करेंगे। ये जो कि एक प्रयोग किया था एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कराए लिविंग टिश्यू, भाई लिविंग टिश्यू कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल का कोई हिस्सा हो सकता है। तो मैंने लिखा है एक सब्जी या मुर्गे की टांग में मिलने वाले डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल है, सीधी सी बात है, लिविंग थिंग्स के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा, फैटी एसिड्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का स्टडी करने के लिए इसको ओखल व खरल, पेस्टल एंड मोटार की सहायता से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यानी CCl3COOH में पीसते हैं और इसको चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ के माध्यम से निचोड़ा जाता है तथा दो भाग हमें प्राप्त होते हैं। पहला फिल्टर्ड प्राप्त होगा जो कि हम इसको कहेंगे सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल जो कि घुलनशील होगा, और जो शेष बचा हुआ भाग है उसको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पार्ट या पूल कह सकते हैं। और दोनों फ्रैक्शन में प्रेजेंट केमिकल आगे वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स द्वारा इनको अलग किए जाएंगे और इसको हम पहचानेंगे कौन से आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए देख लेते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ लिविंग टिश्यूज ली हैं, आपके सामने ये लिविंग टिश्यूज हैं। ये क्या हैं, लिविंग टिश्यूज हैं, किसी एनिमल या पर्टिकुलर कुछ प्लांट्स भी लिए हैं, जिनको क्या किया है इन्होंने, जिसको इन्होंने क्या किया है ओखल व खरल की सहायता से, ये ओखल और खरल है, पेस्टल एंड मोटार है, और इसके अंदर इसको क्या करेंगे, पीसेंगे। क्या और कौन सा एसिड मिक्स करेंगे बच्चों, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3COOH, ये मिक्स करके हम क्या करेंगे, इसको पीसेंगे खूब। ठीक है, यानी पहले हम लिविंग टिश्यू लेंगे, लिविंग टिश्यू को ओखल व खरल में खूब इसको कूटेंगे, पीसेंगे इसको, और इसमें एसिड मिलाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसी मटेरियल को एक मार्किन कपड़े के द्वारा इसको हम खूब निचोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि चीज क्लॉथ होता है या कॉटन क्लॉथ होता है, उसमें पर्टिकुलर इस मटेरियल को रख के उस कपड़े में हम इस चीज को रख के उसको निचोड़ेंगे, और निचोड़ कर जो एक बाउल नीचे लगा देंगे या मान लीजिए कोई कंटेनर रख देंगे। तो निचोड़ेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि जो मटेरियल है वो छनके कहां पर आएगा, बाउल में आएगा या कंटेनर में आएगा। ठीक है, तो जो कंटेनर में जो प्राप्त हुआ है हमें मटेरियल, यानी जो बाउल में हमने जो, जैसे चाय आप छानते हैं चलनी से, ठीक है, तो चाय का जो चाय पत्ती रहता है या मसाला रहता है वो चलनी में रह जाता है, और बाकी मटेरियल जो है आपका कप में आ जाता है ना। तो जो कप में आया है या बाउल में आया है उसको उन्होंने कह दिया है एसिड सॉल्युबल पार्ट, एसिड सॉल्युबल पार्ट यानी जो घुलनशील है, सॉल्युबल पार्ट। और यही आपके क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, यही आपका क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। और जो मार्किन या चीज क्लॉथ में रह गया, जो रह गया है मटेरियल बड़ा बड़ा, वो एक्चुअल में आपका क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। ठीक है, जो कि आपके क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि क्या है बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर यही इन्होंने बताया, यही बात इन्होंने की है कि क्या लिखा है, देखिए इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया, पर्टिकुलर जो आपका एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या किया है इन्होंने, कि ओखल खरल लिया है, लिविंग टिश्यूज लिए हैं, एक सब्जी या मुर्गे की टांग ली है, उसको खूब पीसा है, कौन से एसिड में मिला के, CCl3COOH में मिला के पीसा है, और उसको क्या किया, चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ के माध्यम से निचोड़ लिया है। तो जो हम इसमें क्या करेंगे, दो पार्ट देखेंगे, एक तो जो निचोड़ लिया भाग यानी फिल्टर्ड पार्ट, ठीक है, जो कि बाउल में हमने जो लिया है, तो इसका मतलब है कि वो एक सॉल्युबल पार्ट है, इसका मतलब वो क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल है।
और जो चीज क्लॉथ के अंदर जो मटेरियल रह गया है आपका, ठीक है, वो मटेरियल क्या है आपका, मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं। तो इसके आगे देखिए यही बात उन्होंने लिखी है, कह रहा एसिड सॉल्युबल पूल या पार्ट में लगभग 18 से 1800 डाल्टन मॉलिक्यूलर मास के, कितने बच्चों, 18 से 1800 डाल्टन मास के स्मॉलर केमिकल्स होते हैं, स्मॉलर केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। और जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, जो कि मार्किन या चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में रह गया था हिस्सा, ठीक है, वो कैसे होते हैं, 800 डाल्टन से भी अधिक मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। ठीक है, यानी ये 800 तक होते हैं, और ये 800 से अधिक डाल्टन मास वाले हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास वाले हो सकते हैं, और ये लार्जर केमिकल होते हैं, और इनको क्या कह दिया, मैक्रो मॉलिक्यूल कह दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं। फिर इन्होंने एक बात लिखी है, कह रहा माइक्रो मॉलिक्यूल लार्ज साइज के होंगे एवं हाई मॉलिक्यूलर वेट या कॉम्प्लेक्स होंगे, कह सकते हैं भाई, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो साइज में बड़े हैं तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा और जटिल होंगे, याद रखिए। और एक खास बात क्या है कि जो कि किसके द्वारा बने हैं बच्चों, माइक्रो मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन के द्वारा बने हैं, और इनका मॉलिक्यूलर मास रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन होता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, स्पेशली पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये आपके क्या है, 3 टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें हम लिपिड को शामिल नहीं करेंगे, याद रखिए, ठीक है, उसका भी रीजन है, वो भी बताते हैं अभी। अब बात आती है कि पर्टिकुलर हमने देख लिया कि इन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। अब देखते हैं, बात करते हैं लिपिड की। लिपिड के माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 800 से कम होता है, 800 से कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको जो भाई 800 से कम है, ठीक है, तो यानी इसको हम पर्टिकुलर माइक्रो मॉलिक्यूल ही मानेंगे एक तरीके से, ठीक है। फिर भी यह अपनी नॉन पोलर नेचर के कारण एसिड डिसॉल्व पूल में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, ठीक है, क्योंकि आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, तो उसमें 2 नेचर होते हैं। एक तो वो एक पार्ट उसका ऐसा होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एसिड पूल में नहीं आएंगे, और लिपिड को छोड़कर सभी मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर भी कहलाते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा ये सभी सबयूनिट्स कंबाइंड होने से बनते हैं। यानी जितने भी माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, कौन सा बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हम जिसमें कि एनालाइज कर रहे हैं कि माइक्रोमॉलिक्यूल कौन से हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल कौन से हैं टिश्यू के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ और भी तत्व होते हैं पर्टिकुलर, जिनको हम मेटाबोलाइट्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि उपापचयी क्रियाओं में कार्य करते हैं, आवश्यक होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग मेटाबोलाइट के नाम से जानते हैं, उपापचयी पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो इनको भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं कुछ, और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर आते हैं, जिसमें कि अमाइनो एसिड्स, सुगर एटसेट्रा सहित 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेटाबोलाइट के रूप में काम करते हैं। इसमें से सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वे मेटाबोलाइट्स हैं, यानी प्राथमिक उपापचयी पदार्थ, वे पदार्थ हैं जो कि लिविंग की ग्रोथ में शामिल होते हैं, यानी जो सजीव है भाई, यानी एक ऐसा पदार्थ जो कि सजीव के ग्रोथ में आवश्यक होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राथमिक उपापचयी पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो कि लिविंग के अंदर आवश्यक होंगे ग्रोथ के लिए, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट के नाम से जानेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी ऐसे होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल, इनको आप कह सकते हैं, ऐसे मटेरियल जो लिविंग की ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं होते, फिर भी इनमें कई मटेरियल जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, परफ्यूम, पिगमेंट्स, ये सभी क्या होता है, इनका मानव जो है उपयोग करता है, कह सकते हैं। तो हालांकि ये पर्टिकुलर लिविंग के अंदर यूजेबल नहीं है, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ पदार्थ मिलता है, कह सकते हैं। तो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनका, यानी इकोलॉजी के बेसिस पर महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं, ठीक है। इनसे पदार्थ मिल रहे हैं बहुत सारे मानव कल्याण के लिए, जो कि उपयोगी है, कह सकते हैं। तो ये थे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी का मतलब समझ गए आप लोग, प्राइमरी का मतलब ये है कि ऐसे मेटाबोलाइट्स
जो कि लिविंग्स के अंदर काम करेंगे, ग्रोथ करेंगे, आवश्यक होंगे, उनको आप प्राइमरी कहेंगे, और जो जो ग्रोथ में भाग नहीं लेते हैं उनको आप बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो अगर आप हमारे इस बैच के अंदर जुड़ना चाह रहे हैं, आरंभ बैच के अंदर, तो ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों आपकी, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।